नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचे। झारखंड में और पूरे देश भर में आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका झारखंड दौरा लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री दुमका पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। जिसका संबंध 2014 में मोदी के आने पहले रोज रोज घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? घोटाले होते थे ना। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में बिल्कुल एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया। झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी दलित, वंचित, आदिवासियों के लिए समर्पित है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कर दी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, नोटों के पहाड़ों के बारे में बोल दिया और यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसते भी दिखे। अपनी उपलब्धियां भी गिनाई प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस दौरान वहां की पूरे संताल की जनता को साधने के लिए कई योजनाओं का भी जिक्र किया, जो पार्टी के तरफ से, जो केंद्र के तरफ से काम किए गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले रंजन जी, आपसे यह सवाल रहेगा कि जिस तरह से आज दुमका के संथाल की जनता को साधने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री ने खुद दुमका दौरा किया, जनसभा संबोधित करने के साथ साथ जमकर कांग्रेस और जेएमएम पर बरसते दिखे। उनके आने का ये जो इसके मायने क्या निकाले जाए, कितना फायदा यहाँ पर संथाल में एनडीए को मिलता दिखेगा? देखिए, चुनाव का वक्त है तो जो स्टार प्रचारक होते हैं वो जाते हैं क्षेत्र में और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं। ये उसी का आप कह सकती हैं कि एक भाग है कि प्रधानमंत्री दुमका पहुंचे और वहां से उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की, दुमका, राजमहल और गोड्डा। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, जैसा कि आप जानती हैं कि आमतौर पर जो लोकसभा का चुनाव जब भी होता है तो ये देखा गया है कि मोदी फैक्टर एक काउंट करता है, तो उसी चीज को भुनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री का दुमका में ये दौरा हुआ और जो उनका भाषण हुआ है वहां पर, अगर उसे आप देखें तो आप देखेंगे इसे जब आप पार्ट वाइज डिवाइड करने जाएंगे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत की, भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी बातचीत की, फिर आदिवासियों की बातचीत की, आदिवासियों के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी बातचीत की, और ये कहना भी नहीं भूले कि इस क्षेत्र का में जो है आदिवासियों
की जो संख्या है वो कम हो रही है। और यहां पर उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस क्षेत्र में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। तो कुल मिलाकर हर तरफ जो है उन्होंने चाहा कि उसे एक टच किया जाए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो फिर आप बीजेपी को वोट करें। वो ये कहना चाहे कि अगर घुसपैठ की समस्या को रोकना है, जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए आप भाजपा को चुनें। ये कहने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री के तरफ से हुई। उनकी भाषा शैली एक अपनी होती है, उसे कहने का एक स्टाइल होता है, लोगों से उनका जो संवाद होता है भाषण के दौरान वो एक अलग ही मुकाम पर होता है। बिल्कुल अच्छे ढंग से वो कनेक्ट करते हैं जो लोग वहां पर होते हैं और वो सारी चीजें जो है वो दुमका में भी देखने को मिली। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान रंजन जी ने हमने ये भी देखा कि योजनाएं गिनाई गई और उन्होंने वजह बता दी कि क्यों वोट एनडीए को करना चाहिए और क्यों वोट यहां कांग्रेस और जेएमएम को नहीं करना चाहिए। भरे मंच से वो दहाड़ते दिखे कि यहां पर भ्रष्टाचारियों की जमात है और फिर से सत्ता में कांग्रेस और जेएमएम ये इंडी गठबंधन इसलिए आना चाहती है क्योंकि उन्हें मौका मिले एक बार और वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाने का। जी हाँ, इस पर उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया और जब वो ये कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ों की चर्चा अब नहीं हो रही, मतलब झारखंड के और उस क्षेत्र के पहाड़ों की अब चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है तो नोटों के पहाड़ों की। तो जब ये बात वो कहते हैं तो वो उन चीजों से जोड़ते हैं पब्लिक। और देखिए जो जनता होती है उन्हें ये बातें अपील करती हैं। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो जनता उससे अपने आप को कनेक्ट करती है और उसे भी लगता है कि नहीं, इस तरह की चीजें तो घटित हुई हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 जून के बाद जो है कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर और तेज होगी। तो ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री दिखे हैं। और चूंकि देखिए ये संथाल में चुनाव है तो यहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो ज्यादा है, तो वो जो एक पोलराइजेशन की बात होती है वो भी देखने को मिला। और एक जो खास बात मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में गौर किया, उन्होंने इस बात की चर्चा की, चूंकि देखिए अल्पसंख्यक वोटर्स में मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो है वो शामिल हैं और संथाल में क्रिश्चियंस की संख्या भी अच्छी खासी है। तो प्रधानमंत्री यहां पर एक बात जब कहते हैं कि देखिए पहले रविवार को छुट्टी होती थी, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, वो वहां से बताते हैं और कहते हैं लेकिन इन दिनों शुक्रवार को छुट्टी होने लगी है। तो यहां पर वो ये कोशिश करते हैं कि जो अल्पसंख्यकों में जो क्रिश्चियन वर्ग है उसको वो संबोधित कर रहे होते हैं। और ये कोशिश इस पूरे लोकसभा चुनाव में आप देखें तो केरल में भी आप जाएंगे तो बीजेपी की कोशिश रही है कि क्रिश्चियंस को अपने पाले में करने की कोशिश की जाए। वो चीज जो है इस झारखंड में जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें पहली बार प्रधानमंत्री ने वहां पर ये बात जो है ये छुट्टी वाली बात उठाई और उसके जरिए क्रिश्चियन वोटर्स के साथ भी अपना संवाद किया। तो प्रधानमंत्री का होमवर्क जो रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां कौन सी बात करनी चाहिए, तो उन सारी चीजों को देख कर आते हैं। यहां पर वो घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि लव जिहाद यहां से शुरू हुआ, आदिवासियों की संख्या घट रही है। तो इन सारी चीजों के जरिए प्रधानमंत्री जो हैं जेएमएम और कांग्रेस पर हमलावर होते हैं और वो कहते हैं कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जेएमएम और कांग्रेस। ये सवाल भी वो उठाते हैं कि अगर घुसपैठ की समस्या है तो उससे लड़ती क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जेएमएम और कांग्रेस, और इस वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो चूंकि इस क्षेत्र में जैसा मैंने आपको कहा कि अल्पसंख्यक आबादी तो है ही, मुस्लिम आबादी तो है ही, उसके साथ ही आदिवासी भी बड़ी संख्या में है। यहां पर जो संथाल है और उसमें खास करके दुमका और राजमहल की बात करें तो सभी कहते हैं कि यहां आम साध लिया तो सब कुछ सध गया, आदिवासी और मुस्लिम। तो उसे साधते हुए प्रधानमंत्री भी दुमका में दिखे। बिल्कुल, हमारे साथ करिश्मा भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार
संताल देखा जाए तो कल्पना सोरेन हो या चंपई सोरेन हो, लगातार से संताल के गढ़ में वो वहां पर जमे हुए हैं, उसे बचाने की कोशिश अपने गढ़ को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का इस तरह से चुनाव से चंद दिन पहले पहुंचना दुमका में और इस तरह के भाषण देना, इस तरह से साफ साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस जेएमएम ये चाहती नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है ताकि ये घोटाले और ज्यादा से ज्यादा कर सके, कितना खेल बिगाड़ सकता है यहाँ पर इनका ये बयान? जी अमिता, देखिए संताल की बात करेंगे तो संताल झामुमो का गढ़ है और इस बार इसी को बचाने के लिए लगातार जो कवायद है वो शुरू की गई है। क्योंकि अगर कल्पना सोरेन की बात करेंगे या फिर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करेंगे तो दोनों ही संताल में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से झामुमो ने यहाँ पर कार्य किया है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ये भी बताती हुई नजर आ रही है कि शिबू सोरेन ने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है, कितना विकास किया है। क्योंकि दिशुम गुरु शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद रहे हैं और ऐसे में यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन जब दुमका जाएंगी तो वो जरूर जिस तरीके से शिबू सोरेन ने काम किया है उसको लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका जाते हैं, वहां पर सभा को संबोधित करते हैं, तो उन्होंने कई आरोप या फिर कह सकते हैं कई निशाना जो है वो झामुमो और कांग्रेस पर साधा है। उनका कहना है कि झामुमो और कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा क्योंकि झारखंड जो है वो जल जंगल जमीन से पूरे देश में विख्यात है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ के लोगों को या फिर झारखंड को अब पहाड़ों से नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ों से जाना जाता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी सलाखों के पीछे है। इसके साथ ही एक मुख्य बात या फिर कह सकते एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उनका कहना है कि सेना का जो काम होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, सेना को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने सेना की जमीन भी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मैं बनूं, क्योंकि ये लोग घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं और इनको पता है कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये लोग घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस और झामुमो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मौका ढूंढती है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे करे और घोटाला कैसे करे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश की। जिस तरीके से रंजन जी ने बताया कि राजमहल, गोड्डा और आखिर क्योंकि दुमका, तो 3 जगह कहीं ना कहीं उन्होंने साधने का काम किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो घोटाला है वो राज्य में हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जा रहे हैं, या फिर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जहां पर भी वो जा रहे हैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग इंडिया गठबंधन को आगे कीजिएगा तो इसी तरीके से नोटों का पहाड़ जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने 4 जून का नाम लिया कि 4 जून के बाद और भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी और कई लोगों का नाम जो है वो सामने आएगा। साथ ही उनका कई मामलों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो कह सकते हैं कि दुमका में उनका आना, सीता सोरेन भी वहां पर मौजूद थी, यानी कि तीनों लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई कि अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं तो किस तरीके से वो कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो योजना चलाई जा रही है बीजेपी की ओर से, उस योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। एक और खास बात उन्होंने कही है, उनका कहना है कि 4 करोड़ जो गरीब लोग हैं उन्हें जरूर आवास मिला है। 3 करोड़ का उन्होंने और जिक्र किया। उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी 3 करोड़ आवास जो है वो गरीबों को मिलेंगे। एक संदेश जो है उन्होंने दिया है, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा अमिता कि जब वो आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी सभा को संबोधित करते हैं तो जो घर पे लोग रहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि सिसई में उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पर है वो जब घर जाएंगे, जब मैं सभा को संबोधित करके यहाँ से मैं निकलूंगा, आप लोग भी अपने घर की ओर रवाना होंगे तो आप अपने घर वालों को बोलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जोहार कहा है। तो आज भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा। उनका कहना है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं और कोई भी गरीब फैमिली को देखते हैं तो उन्हें मेरे गारंटी में कहिएगा कि आप लोगों को घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की है अमिता, जो लोग घर पर है या फिर जो गरीब है जिन्हें अब तक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उनका कहना है कि 3 करोड़ और आवास बनने हैं और ऐसे में आप लोग जब भी
यहाँ से यहाँ पे जितने लोग हैं वो अगर अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी गरीब परिवार को देख रहे हैं, आप रुकिए, मेरा नाम लीजिए और ये कहिए कि आप लोगों को घर मिल जाएगा। तो कनेक्ट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार किया है। जी बिल्कुल। और ये कनेक्शन कितना वहां पे संताल की जनता को साधने में काम आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या लगता है करिश्मा, गोड्डा की अगर बात कर दे, हालांकि तीनों ही प्रत्याशी होती है, तीनों ही लोकसभा सीट जो है उन तीनों के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री ने वोट की अपील की मंच से, लेकिन राजमहल और दुमका सीट, यहां पर कितनी चुनौतियां? जो देखिए, अगर हम बात करेंगे राजमहल की तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो राजमहल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम भी अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि पार्टी की ओर से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वो पूरे तरीके से तैयार है कि कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम पहले से यही बोलते हैं कि जल जंगल जमीन को बचाना है और झामुमो इसे बचने नहीं दे रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अगर झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा राजमहल से तो वो चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। तो और वैसा ही देखने को मिला अमिता, हाल ही के दिनों में उन्होंने घोषणा की अब वो चुनावी मैदान में। इसके साथ ही अगर हम लोग ताला मरांडी की बात करेंगे तो ताला मरांडी 2 बार बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 4 महीने के लिए वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और ऐसे में अनुभव काफी है उन्हें। और इस बार बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है और ये कहा गया है कि आप जनता से जुड़िए और जनता तक जो विजन है बीजेपी का वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही अगर विजय हांसदा की बात करेंगे तो 2 बार से वो सांसद रहे हैं और ऐसे में झामुमो का वो गढ़ माना जाता है राजमहल। और झामुमो ये नहीं चाहेगा अमिता कि ये सीट उनके हाथ से जाए, जिस वजह से विजय हांसदा लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 10 सालों में झामुमो ने किस तरीके से कार्य किया है, आखिर कितना विकास का कार्य जो है वो राजमहल में हुआ है। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला वाकई इसे देखना दिलचस्प होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा 1 जून का और उस 4 जून का कि यहाँ पर किसे जीत मिलती है, कौन जीत में हैट्रिक लगाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद जरूर चुनाव का जो माहौल है या मन कह सकते हैं थोड़ा बदलता दिखेगा। फिलहाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के दुमका आगमन पर किस तरह से उन्होंने कई ऐसी बातें अहम की जिसमें वहां दुमका के जो जनता है, संताल परगना की जनता है, माफ कीजिएगा, उस दौरान सबको साधने की कोशिश की। लगातार हमारे सहयोगी करिश्मा और रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करिश्मा, अभी आपसे हम बात कर रहे थे कि राजमहल सीट जो है वो कितनी चुनौतीपूर्ण है, रंजन जी, लेकिन यहां पर अगर हम बात कर ले दुमका सीट की, दुमका पर किस तरह की चुनौती देखने को मिलेगी? ये यहां पर भी 2 दिग्गज जो हैं एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की सभा हुई है, बीजेपी को उम्मीद होगी कि इसका फायदा उसे मिलेगा, लेकिन अभी जो जेएमएम है उनके तरफ से भी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। कल्पना सोरेन अपनी बातें रख रही हैं, चंपाई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के वो अपनी बातें रख रहे हैं, राहुल गांधी भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को देखें तो आप किसी निष्कर्ष पर ये नहीं पहुंच सकते कि इस एक सभा से दुमका को जीत लिया जाएगा। मुकाबला वहां पर बिल्कुल कांटे का है, बराबरी का है। अगर आप पिछली बार की बात कीजिए तो वहां पर जो जीत हार का फासला था वो 4.7% ही था। मतलब शिबू सोरेन हारे थे और वहां पर सुनील सोरेन जीते थे, तो दोनों के बीच हार जीत का फासला 4.7% था। अब अगर आप समझिए, चूंकि लड़ाई वहां आमने सामने की हो रही है सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में, तो अगर किसी ने 2.5% का भी अगर स्विंग अपनी तरफ कर लिया तो फिर मुकाबला उसकी तरफ झुक सकता है और तब बिल्कुल एक नेक टू नेक मुकाबला हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि हाँ दुमका की सीट जो है वो बिल्कुल बीजेपी के पास चली ही जाएगी, ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुकाबला जो है वहां पर आपको बराबरी का दिखना है। देखिए, नलिन सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं शिकारीपाड़ा से, तो उनकी एक अपनी पहचान है और वो जब शिकारीपाड़ा से जीतते हैं तो वो जो लीड होती है विधानसभा में वो बड़ी लीड से जीतते हैं। पिछली बार भी 29-30 हजार वोटों से शिकारीपाड़ा से उन्होंने चुनाव जीता था जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो यहां पर इस क्षेत्र में जेएमएम की एक अपनी पकड़ है। तो जहां बीजेपी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है, वहीं जेएमएम भी अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है।
देखिए यहाँ पर सिंपैथी कार्ड दोनों तरफ से खेला जा रहा है। एक तरफ कल्पना सोरेन ये बात कहते हुए दिखती है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपके वोट से ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल सकते हैं, तो एक सेंटिमेंटल अपील जो है वो करते हुए दिखती है। दूसरी तरफ सीता सोरेन भी जो कहती हैं और वो भी एक यहाँ पर लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि जब वो पार्टी में थी, मतलब जेएमएम में, तो उनके साथ पार्टी ने और परिवार ने जो है वो न्याय नहीं किया है, वो सम्मान नहीं दिया है। वो अपने स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन को भी याद करती हैं और इस बात को दावे से कहती हैं और बड़े गर्व से कहती हैं कि वो गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। तो दोनों तरफ से ये इमोशनल कार्ड तो है ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो दुमका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर जब आप सुदूर गांव में चले जाएंगे तो वहां तीर धनुष ही सब जानते हैं, इसके अलावा और कोई बहुत कुछ जानकारी नहीं है, परिस्थिति इतनी बदली नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप शहर की तरफ आते हैं, बीजेपी की जो पकड़ है यहाँ पर आपको मजबूत होते हुए दिखती है। अगर आप दुमका लोकसभा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 6 विधानसभाएं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि शिकारीपाड़ा से खुद नलिन सोरेन विधायक हैं और जामा से जो है वो सीता सोरेन विधायक हैं। तो देखिए यहाँ जो 6 विधानसभा है, अगर आप उसके जरिए देखने की कोशिश करें तो जो शिकारीपाड़ा है और इसके साथ जामताड़ा है, यहाँ पर जेएमएम जो है बड़ी बढ़त लेने की कोशिश करता हुआ दिखेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर जेएमएम को एज दिखता भी है। हालांकि शिकारीपाड़ा में पिछली बार जेएमएम को लगभग 9000 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन इस बार उसकी कोशिश होगी कि शिकारीपाड़ा में अपनी लीड को वो बढ़ाए और साथ ही जामताड़ा में भी अपनी लीड को बढ़ाए। पिछली बार 16000 की लीड थी और इरफान अंसारी जब जीते थे जामताड़ा से तो वो 38000 वोटों से जीते थे विधानसभा में। तो कुछ वैसी ही जीत या लीड आप कह सकते हैं जामताड़ा से जेएमएम को उम्मीद होगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसका जो सारा ध्यान है सारठ, जहां से रणधीर सिंह आपको एमएलए हैं, सारठ में बीजेपी चाहेगी कि उसे लीड मिले। पिछली बार यहां पर लगभग 20,500 की लीड जो है वो बीजेपी को मिली थी, सुनील सोरेन को मिली थी जब शिबू सोरेन उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और यहां पर जो रणधीर सिंह हैं वो चुनाव जीते थे 28,700 से कुछ ज्यादा वोटों से। तो आप ये देखिए कि बीजेपी की भी कोशिश है कि सारठ में जो उसकी लीड हो वो बड़ी हो। इसके अलावा बीजेपी की नजर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्र महतो, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है नाला, उस पर भी है और नाला में पिछली बार बीजेपी ने जो है लगभग 34,000 वोटों की लीड हासिल की थी और एक बार फिर से यहां पर बड़ी लीड बीजेपी चाहेगा, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी रविंद्रनाथ महतो सिर्फ 3,500 वोटों से जीते थे। तो आप यहां देखिए जेएमएम जो फोकस कर रहा है वो शिकारीपाड़ा और जामताड़ा, बीजेपी जो है नाला के साथ सारठ। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हो गए, बाकी बचे 2 और वही फैसला करेंगे। और वो 2 कौन है जिस पर की सोरेन परिवार का कब्जा है। दुमका में बसंत सोरेन विधायक हैं और जामा से खुद सीता सोरेन जो है वो विधायक है। तो इन 2 जगहों पर किस तरह से वोटिंग होती है, यहां पर कौन बड़ी बढ़त ले पाता है, कितने की बढ़त ले पाता है, इस पर जो है चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर दुमका का चुनाव मैं नेक टू नेक मानता हूं और यहां पर कोई भी भविष्यवाणी करना जो है अभी जोखिम भरा है। बिल्कुल जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे साथ सहयोगी रंजन जुड़े हुए थे, करिश्मा जुड़ी हुई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री दुमका पहुंचे, यहां पर लगातार वोटर्स को साधने की कोशिश की। तीनों प्रत्याशी तीनों अलग अलग लोकसभा सीट के लिए जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करती दिखे। कई अहम बातें उन्होंने मंच से किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोला, जिस तरह से यहाँ पर नोटों के पहाड़ देखने को मिले उसका जिक्र किया, अपनी योजनाओं को गिनाए। हालांकि उनके आने से और उनके इस बयान से, उनकी सभा में जो उन्होंने बोले हैं, उन सारी बातों का कितना फर्क पड़ता है चुनाव में, इन तमाम तीनों लोकसभा सीटों में, ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए इंतजार करना होगा। का चुनाव है, ऐसे में 1 जून को ये चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे सामने होंगे। लेकिन उससे पहले लगातार, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, स्टार प्रचारकों का झारखंड दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुमका में आज प्रधानमंत्री मंच से हुंकार
भरते दिखे और कई अहम बातें करते दिखे और कांग्रेस और जेएमएम को आड़े हाथों लेते भी दिखे। लगातार हमारी चर्चा जारी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अभी हमने राजमहल और दुमका सीट पर तो बात कर ली, लेकिन गोड्डा में क्या समीकरण बन रहे हैं, वहां कितना बीजेपी के लिए आसान? हालांकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोड्डा सीट, लेकिन इस बार समीकरण क्या कह रहे हैं, चुनौती है या फिर नहीं है? देखिए, निशिकांत दुबे जो है वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रदीप यादव के इरादे कुछ और हैं और इस बार वो चाहते हैं कि जो पिछली हार उन्हें मिली है यहाँ पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, उसका हिसाब वो चुकता करें। तो इसी नजरिए के साथ दोनों तरफ से चुनाव हो रहा है और इन सब के बीच जो है अभिषेक झा जो हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतर गए हैं और अगर वो अच्छे वोट लेकर चले आते हैं तो इसका नुकसान जो है निशिकांत दुबे को हो सकता है। लेकिन अगर आप गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुस्लिमों की आबादी है वो अच्छी है, लगभग 21% से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो इस क्षेत्र में जो है गोड्डा में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो एक इंडिया गठबंधन का समीकरण होता है माई का, मुस्लिम प्लस यादव, वो साधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रदीप यादव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यादव वोटर्स जो हैं वो भी लगभग 7% के आसपास हैं। तो 28% से प्रदीप यादव अपनी गिनती शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब निशिकांत दुबे हैं, उन्हें अपने काम पर भरोसा है कि उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं, वो कामों की एक फहरिस्त गिनाते हुए दिखते हैं। जब भी कभी किसी टीवी पर या किसी यूट्यूब मीडिया पर जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो कामों की एक फहरिस्त गिनाते हुए दिखते हैं। लोगों के बीच भी जाते हैं तो वो सब गिनवाते हैं, चाहे वो एम्स हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, तो इन सारी चीज़ों को वो गिनवाते हैं। सड़क हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, तो वो अपने काम पर विश्वास करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो समीकरण बनता है उसमें कास्ट एक फैक्टर होता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या 3 लाख के आसपास है, उस पर जो है निशिकांत दुबे बहुत कुछ निर्भर करते हैं। इसके अलावा वैश्य जो हैं उनकी आबादी भी बहुत अच्छी है, वो भी 2.5-3 लाख के आसपास गोड्डा क्षेत्र में है, तो उस पर भी उनका भरोसा है। जो अन्य कास्ट हैं जो कि अगड़ी जाति के रूप में काउंट किए जाते हैं, उन पर भरोसा है। और साथ ही OBC में माइनस यादव जो है वो निशिकांत दुबे जो है अपने उसे वोट के तौर पर देखते हैं और इसलिए विपक्ष जो है वहां ये कोशिश कर रहा है, या प्रदीप यादव ये कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि वो निशिकांत दुबे को OBC विरोधी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तो OBC प्रधानमंत्री हम बनाने जा रहे हैं और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं वहां पर सिर्फ हाथ उठाऊंगा। तो ये कोशिश जो है निशिकांत दुबे के तरफ से हो रही है। अब दूसरी तरफ प्रदीप यादव की बात की तो माई समीकरण से 28% और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पर 12-13% के आसपास, उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो प्रदीप यादव अपनी तरफ करना चाहते हैं। अब अगर इन सब के बीच में अभिषेक आनंद जो है वो अच्छी संख्या में ब्राह्मण वोट काट कर ले जाते हैं, तब निशिकांत दुबे को परेशानी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आमने सामने की लड़ाई में मुकाबला जो है बिल्कुल नेक टू नेक इस बार जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम बात करें तो आप देखिए तो गोड्डा है, जरमुंडी है और देवघर है, यहाँ पर आपको बीजेपी की बढ़त जो है एक एज जो है आपको दिखेगा। तो पौरैया हाट, महगामा और मधुपुर, यहाँ पर प्रदीप यादव जो है वो बढ़त बनाना चाहेंगे। तो कौन कहां से कितने की लीड ले पाता है उस पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा और उसी के अनुसार रणनीति बनाने की कोशिश जो है वो दोनों तरफ से की भी जा रही है। तो कुल मिलाकर गोड्डा में भी इस बार पिछले चुनाव के विपरीत एक क्लोज फाइट देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि निशिकांत दुबे कहते हैं कि मुकाबला एक तरफा है, लेकिन प्रदीप यादव उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो अभिषेक झा हैं वो एक तरह से प्रदीप यादव की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो वोट लेकर आएंगे उसका जो नुकसान है वो निशिकांत दुबे को होगा और फायदा जो है वो प्रदीप यादव को पहुंचेगा। तो ये समीकरण है, ये परिस्थिति है और इसी से जो है यहाँ पर इसमें जो अपना एज निकाल कर ले आ पाएगा और विधानसभा वार जो ज्यादा की लीड लेकर आ पाएगा, जीत उसे ही मिलेगी।
बिल्कुल समीकरण और परिस्थितियों के बीच जो जंग है वो इतनी आसान नहीं है और इसके लिए लगातार तमाम दल हैं और उनके जो दिग्गज हैं एड़ी चोटी एक कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। और इसी कड़ी में हमने लगातार अब चर्चा की राजमहल सीट, दुमका और गोड्डा सीट की कि यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं। ऐसे में आज चुनाव से कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले प्रधानमंत्री का दुमका में आना, कांग्रेस झामुमो पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करना, उनकी कई ऐसी बातों को सामने रखना, जनता के सामने जनता को वोट के लिए अपील करना, कई अहम बातें तो कर दी। लेकिन देखना होगा कि राजमहल सीट से कौन जीतता है, दुमका सीट से कौन बाजी मारता है, गोड्डा में किसके सर पे ताज सजेगा, ये सब का फैसला जनता करेगी और उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा।